हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय। और हम लोगों को अब यहाँ पर एक नया लेक्चर मिलेगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। और अब यहाँ से आपका समझ लीजिए कि आपने क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 के लिए भी अपना पहला न्यू रख दिया है। तो इससे पहले मैंने आपको वेक्टर एडिशन बताया था, और वेक्टर एडिशन में आप लोगों को कैसे वेक्टर ऐड करना है हम लोग को बताया गया था। मैं अब यहाँ पर कुछ आपको एनालिटिकल मेथड बताऊंगा। एनालिटिकल मेथड यहाँ पे मतलब कुछ मैथमेटिकल मेथड यूज़ करूंगा, जिसकी मेथड से आपको वेक्टर एडिशन पता चलेगा। अब ये कहाँ यूज़ करते हैं कि अगर यहाँ पर मान लो कि दो वेक्टर किसी एंगल पर हों और उनके मैग्नीट्यूड दिए गए हों, और उन दोनों वेक्टर का अगर हम लोग को रिजल्टेंट निकालना हो तो हम लोग मैथमेटिकली कुछ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहला लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सबसे पहले आपका काम होगा कि आप एक डायग्राम बनाएं जिनके लिए आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट आपको निकालना होगा कि सबसे पहले तो आपको एक लाइन खींचनी होगी, और दिस लाइन रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट को आप ओ कंसिडर कर लें और इस पॉइंट को आप पॉइंट पी कंसिडर कर लें। फिर हमारा जो दूसरा वाला वेक्टर है उसके टेल से हम लोग ए वाले के हेड को जोड़ देंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर बी, और इस वाले पॉइंट को आप एस बना लेंगे। हम लोगों को अगर ओ और एस मतलब कि वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो हम लोगों को रिजल्टेंट जो है मिल जाएगा। और इसी रिजल्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपको जो रिजल्टेंट आर मिलेगा, इस रिजल्टेंट आर और ए के बीच में हमने एक एंगल मान लिया है अल्फा। अब हम लोग को क्या करना है कि थोड़ा सा इस पॉइंट ओ पी, इस लाइन ओ पी को आगे की तरफ एक्सटेंड करना है, और इस तरह से एक्सटेंड करें कि यहाँ से जब हम लोग एस से एक लाइन ड्रॉ करें तो वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़े, और ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन पड़ेगी जो कि हमारा एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा। और यहाँ पर जो एंगल होगा, इस एंगल को आप थीटा कंसिडर कर लेंगे। अब हम लोगों को इसमें करना क्या होगा, तो यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल मेड बाय बी एंड ए है। बी और ए के बीच का एंगल क्या है? थीटा। और अल्फा क्या है? आर रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो ये चीज़ आप लिख ही लीजिए कि अल्फा ये क्या है? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट आर एंड वेक्टर ए, ठीक है। एंड हियर थीटा ये क्या है? एंगल मेड बाय वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बात आती है कि कैसे आप लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे डायग्राम में दिख रहा है ओ एस क्यू, ओ एस और क्यू। तो हम लोग इस ओ एस क्यू से ओ एस को निकालने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एस क्यू। तो अगर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू एस का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यू एस का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर आप कर देंगे। अब आप जो ओ क्यू लिखे हैं उसको आप ओ पी प्लस पी क्यू भी तो लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए कि ओ पी प्लस पी क्यू, और तब आप लिख लीजिए क्यू एस का स्क्वायर। बस में आ रही है, और यहाँ पे स्क्वायर था ही। अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हो ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी क्यू, और तब आप लिख सकते हो क्यू एस का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है।
अब यहाँ पर अगर आप ध्यान रखें तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, यहाँ पर अगर डायग्राम को आप ध्यान रखें तो ये पी एस स्क्वायर के बराबर होगा। क्या बोल रहे हैं? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इस हाइपोटेनस के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें, बट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा हम लोग ट्रायंगल एस पी क्यू में देख सकते हैं या पी क्यू एस में देख सकते हैं। तो देयरफॉर हम लोग इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को? अब जहां पर पी क्यू प्लस क्यू एस है उसको जगह हम डायरेक्ट पी एस लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस 2 OP इंटू पी क्यू, ये हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको बता दें कि ट्रायंगल पी क्यू एस में अगर हम लोगों को पी क्यू निकालना हो तो आप कॉस थीटा यूज करें। अगर आपको ये पी क्यू निकालना हो तो कॉस थीटा यूज करेंगे तो आपको बेस अपन हाइपोटेनस मिल जाएगा, तो आपको बेस पी क्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल पी क्यू एस वी हैव कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस हम क्या देखे थे? पी क्यू, और हाइपोटेनस तो हमारे पास पी एस था ही। तो हम लोगों को अगर पी क्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे? पी एस इंटू कॉस थीटा, ये लिखना चाहोगे। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 आपका यहाँ पे है। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर आपको पी क्यू दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप पी एस कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हम क्या लिख सकते हैं? तो सो इक्वेशन 2 becomes OS square is equal to OP square plus PS square plus 2OP PS cos थीटा। ठीक है, अब फिगर में आप जाइए। फिगर में देखिए कि OS क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, OP की इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो OS की वैल्यू है वो R है, जो OP की वैल्यू है वो A है, और जो PS की वैल्यू है वही B है। तो ऐसे कंडीशन में आप जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे OS की जगह तो ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इज इक्वल टू OP की जगह क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर प्लस 2AP कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ से R लिखोगे तो ये तो अंडर रूट में हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से आप याद कर लेंगे, भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आ गई उन दोनों वेक्टर की जो कि थीटा एंगल पर अलाइन थे। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर आर आ गया। अगर आपको वेक्टर आर का डायरेक्शन पता करना है, मीन्स इफ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अगर हम लोग को डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड आपको मिला, तो अगर आपको डायरेक्शन पता करना है तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या निकालना होता है? स्लोप। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल
अब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ओ एस क्यू हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एस क्यू। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा tan अल्फा, और tan अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वहाँ पर क्यू एस है और बेस वहाँ पर ओ क्यू है। बस में आ रही है। तो वहाँ पे आप tan थीटा, अब क्यू एस तो आप यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन ओ क्यू की जगह पर आप ओ पी प्लस पी क्यू लिख ही सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब इन राइट एंगल ट्रायंगल PQS we have साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा PS। तो अब यहाँ से अगर आपको QS लिखना हो तो QS की वैल्यू आप लिख सकते हो PS साइन थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ऐसे कंडीशन में जो tan अल्फा आपने निकाला है वहाँ पे QS की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप रख देते हैं। तो नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू, तो tan अल्फा बन जाएगा PS साइन थीटा डिवाइडेड बाई OP प्लस ये हो जाएगा PS कॉस थीटा। अब PS किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर B को, और यहाँ OP किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर A को। तो आप सीधे tan अल्फा निकाल लो, क्या हो जाएगा B साइन थीटा डिवाइड बाई A प्लस B कॉस थीटा। मतलब अगर हम लोग को डायरेक्शन पता करना है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, tan थीटा, और tan थीटा से हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा, और अल्फा से क्या मिल जाएगा हम लोग को, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट R। अब अगर आपको बता दें कि अगर ये दोनों वेक्टर A और B अगर पैरेलल होते तो क्या होता है रिजल्टेंट की वैल्यू। तो आपको मैं कुछ केस बता रहा हूँ, वो केस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केस नंबर 1 हम कह रहे हैं कि व्हेन both the vectors are acting along the same, तो व्हेन बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू आप क्या कंसिडर करोगे, 0 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई तो अब आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, और ऐसे कंडीशन में आप लिखोगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर आप साइन थीटा लेते हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0। पास में आ रही है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारे पास डायरेक्शन के लिए और एक मैग्नीट्यूड के लिए। तो पहले मैग्नीट्यूड के लिए आते हैं। तो हमारे पास R इज इक्वल टू फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो सिर्फ इतना लिखेंगे। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हो R इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ a प्लस बी रूट से हटने के बाद। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो अगर हम यहाँ पर tan अल्फा लिखते हैं तो सबसे पहले बता दें कि आपके पास होता है b साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 0। देखो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0, तो आप लिखो b इंटू 0 डिवाइडेड बाई a प्लस b इंटू 1। तो अब यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। तो ये कंफर्म हो गया कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट R है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, और उसका भी डायरेक्शन ए और बी के डायरेक्शन में होगा। अल्फा की वैल्यू 0 होने का मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर ए
और बी दोनों पैरेलल हैं, तो वेक्टर आर भी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी उसके पैरेलल होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ए और बी के सम के बराबर होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो दस द resultant R has magnitude which is equal to the sum of magnitudes of वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, और इनका डायरेक्शन एक्ट्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। बात समझ आ रही है। फिर हमारा दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, मतलब दूसरा केस क्या है हमारा। तो दूसरा केस मैं जनरेट कर रहा हूं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 कह रहे हैं कि अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है, व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप 0 कंसिडर करोगे, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो आप साइन थीटा की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे। अब आपके पास फॉर्मूला तो वही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से लिख सकते हो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। अब जहाँ तक बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, tan अल्फा। अब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा बी साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री, इतनी आएगी। साइन 90 के लिए तो 1 हो गई, कॉस 90 के लिए 0, तो बचेगा क्या, b बाई ए। तो इसका मतलब कि आपके पास tan अल्फा की वैल्यू आ गई b बाई ए। तो ये तब होगा जब आपका दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अब आपके पास केस नंबर 3 भी आता है। केस नंबर 3 क्या है कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, क्या हमने कहा कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। ऐसे कंडीशन में कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस आप 180 लिखोगे, कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। अब बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा में आप साइन 180 लिखोगे, और साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 180 की वैल्यू हो जाएगी 0। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा कि जब आप r निकालोगे, ठीक है, तो आपके पास r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो आप माइनस सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपके पास r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो
आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये आपके पास रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालने का मतलब कि आपको अगर टेन अल्फा निकालना है, टेन अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, बी साइन 180 डिग्री डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री। साइन 180 की वैल्यू तो जीरो हो गई, अब जीरो डिवाइड बाई दिस, तो ऐसे कंडीशन में टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। टेन अल्फा की वैल्यू 0 होने का मतलब कि अल्फा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो या तो अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाए, 0 डिग्री आ जाए। तो ये आपके पास डायरेक्शन हो जाएगा। तो तीन कंडीशन मैंने आपको बता दिया, अब तीनों कंडीशन आपके लिए नेसेसरी है और इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। बात समझ आ रही है? तो बच्चों आपके पास ये रहा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो आपको एनालिटिकल तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से बता दिया गया। एक और तरीका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसका भी वैल्यू वही आता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।